Hello, student. I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel, Easy Management Classes. Today, we are starting the chapter of Principal Management named Performance Appraisal Part 2, जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके प्रोसेस की स्टडी की थी, और इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम कई सारे मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। कंटेंट ऑफ माय स्टडी, इसमें हम रेटिंग स्केल्स मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, एसे मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड एंड कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड को स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर स्टडी रेटिंग स्केल मेथड. What is rating scale method? It is the traditional method of performance appraisal. In this method, a rating scale is created to evaluate the performance of employee. ठीक है, हमें क्या बनाना होता है? एक रेटिंग स्केल बनाना होता है जिसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं अगेंस्ट सर्टेन पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए होते हैं? पैरामीटर्स चाहिए होते हैं जिस पर हम स्केल बनाते हैं। दिस पैरामीटर यूजुअली इंक्लूड इज एटीट्यूड, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स। और जो रेटिंग स्केल हम प्रिपेयर्ड करते हैं, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पे भी बना सकते हैं हम, जिसे हम लिकर्ड स्केल बोलते हैं, एंड 10 पॉइंट रेटिंग स्केल पर भी बना सकते हैं। मतलब हमें एक स्केल बनाना है और उस पर उसको मार्क करना है कि वो कितने लेवल का बंदा है। जैसे अगर हम किसी के एटीट्यूड को जज करें और हमने उसको मार्क्स दिए 8, तो इट मीन्स उसका एटीट्यूड हाई एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड अच्छा है। देखा ना आपने, 8 और हाई की साइड जा रहा है ये, तो इट मीन्स उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है? अच्छा है। अगर हम उसको रेटिंग 1 देते हैं तो इट मीन्स उसका एटीट्यूड लो है, यानी कि उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो वो एटीट्यूड्स को मेज़र करने का पैरामीटर हुआ। और हम अदर पैरामीटर्स भी उसको एवेलुएट कर सकते हैं, जैसे हमारी अटेंडेंस है, पंक्चुअलिटी है, इंटरपर्सनल स्किल्स है। द रेटिंग scale used in this method range from 1 to 10. Low score indicate negative feedback and high score indicate positive feedback. समझ आया कि अगर हम लो स्कोरिंग देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, इट मीन्स 1 to 5 के बीच में देते हैं, तो इट मीन्स उसका नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। और अगर हम 5 से 10 के अंदर अगर उसको रेटिंग देते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है या पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आप क्या एक रेटिंग स्केल क्रिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, एंड उस पर आप एम्प्लॉयज़ को रेट करते हो और उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगाते हो कि उसका फीडबैक नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट मेथड. It is also a traditional method. A checklist is prepared. इसमें आप एक checklist prepared करते हो, ठीक है। It is compressed to descriptive statement related to behavior of the employee. इसमें क्या होता है, उसमें तो ओनली आपका एक पैरामीटर हो गया रेटिंग स्केल में। एटीट्यूड को आपने जज कर लिया 1 to 10 रेट पर, इंटरपर्सनल स्किल्स को आपने जज कर लिया 1 to 10 पैरामीटर्स उस पर रेट पर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने ये पिक्चर क्रिएट की है, लगाई है मैंने एक पिक्चर, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होता है, और उसको हम स्टेटमेंट को यस और नो या ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ ही रिस्पेक्टेड बाय हिज कलीग्स, कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को जज करें तो हमारा स्टेटमेंट है कि क्या वो अपने कलीग्स के थ्रू रिस्पेक्ट दिया जाता है।
तो आपके आंसर येस और नो में लगाएंगे। उससे आपको क्या पता चलेगा, उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बारे में पता चलेगा कि आप उसको अप्रेज करेंगे या नहीं करेंगे। डज़ ही फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। अब आपने एक साल किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जज की और आपने ये नोटिस किया कि वो कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको जज कर दिया येस और नो। तो ये क्या हुआ, आपकी चेकलिस्ट हो गई। जो आप एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हो, जितने ज़्यादा येस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, तो उससे आपकी क्या एवेलुएट होगी, किसी भी बंदे की परफॉर्मेंस अप्रेजल एवेलुएट होगी। द रेटर कैन चूज वन आउट ऑफ टू ऑप्शंस विच ही थिंक करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है, अब चेकलिस्ट मेथड आपको समझ आया कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम येस और नो या ट्रू और फॉल्स में आंसर्स देते हैं, और उस आंसर्स के बेसिस पर हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, डज़ ही गिव्स रिस्पेक्ट टू हिज सुपरवाइज़र, डज़ ही मेक मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इनके क्वेश्चंस हो गए, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट हो गए। अब उसके आंसर हमने येस और नो में दे दिए। तो ये क्या हुआ, हमारा चेकलिस्ट मेथड हुआ फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी हो तो उसमें आपने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड्स पढ़े होंगे, तो इसको समझाती हूँ। दिस मेथड वाज आल्सो पॉपुलर इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ वेरीज ग्रेटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Some would be more productive, some would be less productive. So in this method, the manager is forced to distribute employee on the basis of their performance on all points of the well-shaped scale. Some fall into outstanding zone, some into average and some into bottom region of the curve scale. अब आप ये स्केल देखो, ये कर्व बना हुआ है। ठीक है, कर्व में जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो अंडर परफॉर्मर है, यानी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो इस में आते हैं यानी एवरेज परफॉर्मर हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ आते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ की। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ एवरेज परफॉर्मर होते हैं। फिर उसके बाद हाई परफॉर्मर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है, हाई परफॉर्मेंस तक एम्प्लॉयज़ कम पहुँच पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी जोन बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑल्सो ट्रेडिशनल मेथड। इट गिव्स एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल बिहेवियर of employees, such as the reaction of employee to a certain situation. So in this method, the performance is evaluated against a list of critical behaviors. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई, उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसा बिहेवियर करते हो उसको जज करते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, on July 22, the manager efficiently handled an annoyed customer. He was very prompt and polite in solving the issue. It is a positive critical incident. ठीक है, अब एक दूसरा इसका वो क्या हो सकता है साइड कि जो 22 जुलाई को मैनेजर था उसने रूडली हैंडल किया अनोइड कस्टमर को। इट इज़ अ नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, ये क्या हुआ कि एक क्रिटिकल इंसिडेंस आया या क्रिटिकल सिचुएशन आई आपके पास। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर आया, एनॉयड कस्टमर, जो आपको बहुत शाउटिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा, उसको आपने हैंडल किया, उसको आपने एफिशिएंटली हैंडल कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ आपको। अगर आप किसी भी कस्टमर को, एनॉयड कस्टमर को पॉजिटिवली हैंडल करते हो, इट इज़ गिव द पॉजिटिव फीडबैक फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है, और अगर कोई एनॉयड कस्टमर को आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और आप भी एनॉयड हो जाते हो, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो इट इज़ गिव द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इट मीन्स कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उस एक्सीडेंट के टाइम पर आपने कैसा बिहेव किया,
तो उसको जज किया जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट के थ्रू। एक एग्जांपल और देखो, अ फ्री सडन ब्रेकडाउन एक्सीडेंट हुआ। अब कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं, इन्फॉर्म टू द सुपरवाइज़र इमीडिएटली। अगर आप उन्होंने पहले से ही एक चेकलिस्ट बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर आप सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हो तो आपको 5 रेट मिलता है। बिकम anxious on loss of output, it means 4 point. Need to repair the machine, 3 point. Complain for the poor maintenance, 2 point. Was happy to force test, 1 point. ये इन्होंने एक चेकलिस्ट दी, उसके अकॉर्डिंग उनके लिस्ट पहले से बनी हुई है, लेकिन आपने कैसे रिस्पॉन्स किया वो नोटिस करेंगे और अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे। समझ आया कि एक क्रिटिकल इंसिडेंट के टाइम पे, क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम पे आप इमीडिएटली कैसा बिहेव करते हो उसको जज किया जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है एसे मेथड। आप लोगों ने सब ने चाइल्डहुड एज में एसेज लिखे होंगे और आज भी लिखते होंगे। तो इट मीन्स इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कि एक सुपरवाइज़र आपके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसी को हम एक ऐसे मेथड्स बोलते हैं। इन दिस मेथड द रेटर राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है एम्प्लॉयर, क्या देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर डिस्क्रिप्शन देना, उसकी परफॉर्मेंस को देख के डिस्क्रिप्शन देना। दिस डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय एटीट्यूड, जॉब नॉलेज, करंट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। समझ आए, ये डिस्क्रिप्शन किसके ऊपर हो सकता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर हो सकता है, आपकी जॉब नॉलेज के ऊपर हो सकता है, आपकी करंट परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है, एंड पोटेंशियल कितना है आपको ग्रो करने का। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको हम ऐसे मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपेयर्ड कंपैरिजन मेथड। प्रिपेयर्ड कंपैरिजन मेथड, सॉरी पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, सॉरी मैंने प्रिपेयर्ड बोल दिया, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन आप समझते हो, पेयर्ड बनाना, एक का दूसरे के साथ पेयर बनाना, पेयर समझते हो। तो पेयर मतलब एक, मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉयज़ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 एम्प्लॉयज़ है, ए बी सी डी और ई, 5 एम्प्लॉयज़ हो गए। ए को कंपेयर किया बी से, फिर ए को ही कंपेयर किया सी से, फिर ए को ही कंपेयर किया डी से और ए को ही कंपेयर किया ई से। ऐसे हम दूसरे के साथ फॉलो करेंगे। बी को कंपेयर किया ए से, फिर बी को कंपेयर किया सी से, फिर बी को ही कंपेयर किया डी से और बी को ही कंपेयर किया ई से। यानी पेयर में कंपैरिजन करना, इसको बोलते हैं पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इन दिस मेथड वन पर्टिकुलर ट्रेड इज कंसीडर टू इवेलुएट द एम्प्लॉय। एक पर्टिकुलर ट्रेड ले लिया, मान लो एटीट्यूड ले लिया हमने, ये हमारा ट्रेड हो गया, उसको हमने जज किया। अब उसको हम जज पांचों एम्प्लॉयज़ को पेयर बना बना के कंपेयर करेंगे। बेस्ड ऑन दिस ट्रेड ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर ऑन 1-to-1 बेसिस इन पेयर्स। यानी 1-to-1 बेसिस पे पेयर कंपैरिजन करेंगे, यानी ए को बी से, फिर ए को सी से, ए को डी से, फिर ए को ई से। द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जो उसका नंबर आएगा हर पेयर के बाद कंपैरिजन करने के बाद, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एंड इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी इवैल्यूएट, लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसको हम कंपैरिजन करेंगे। देयर आर 5 एम्प्लॉयज़ ए बी सी डी ई हु आर द इवैल्यूएटेड। सो वन अप्लाइंग द फॉर्मूला 5 ब्रैकेट 5 minus 1 divided by 2, there will be 10 pair to be compared। ठीक है, अब इन एम्प्लॉयज़ का कितने पेयर बन गए, 10 पेयर बन गए। ए को बी से कंपेयर किया, बी विद सी, सी विद डी एंड डी विद ई। ए को फिर सी से किया, बी विद डी एंड सी विद ई। ए को डी से और बी को ई से, ए को ई से। समझ आया आपको ये? ठीक है, यानी आपको पेयर में कंपैरिजन करना है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आते हैं हम फील्ड रिव्यू मेथड्स। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन सुपरवाइज़र ओपिनियन ऑन द परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़।
कि क्या है, सुपरवाइज़र के ओपिनियन पर डिपेंड करता है आपका जजमेंट। द HR स्पेशलिस्ट आस्क सीनियर टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, अप्रेज द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम द सुपरवाइज़र। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने क्या किया, आपके ओपिनियंस बना लिए आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपकी बिहेवियर के बेसिस पे, आपकी स्किल्स के बेसिस पे, उनको एवेलुएट किया। किस पर, एक्सीलेंट है कि गुड है कि एवरेज है कि पुअर है या वेरी पुअर है, उसके बेसिस पे उन्होंने एक रिव्यू क्रिएट किया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड रिव्यू मेथड, कि फीडबैक मिल गया। आप लोगों ने, अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं या आप मॉल्स में जाते हैं, तो मॉल्स में भी देखो आप कि आप जब शॉपिंग करते हैं उसके बाद फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जाता है कि आपको यहाँ की कस्टमर सर्विसेज कैसी लगी, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर या वेरी पुअर। उसके बेसिस पे आपने उनको जज कर लिया। तो ये क्या, वो फील्ड रिव्यू मेथड, कि आप वहीं पर उनको फील्ड में रिव्यू करते हो। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड। दिस मेथड इज मोस्टली used in government organization to make decision regarding promotion and transfer of the employees। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल है, ये कहाँ यूज़ होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है किसी के भी प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए। द सीनियर प्रिपेयर्स द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड अदर ट्रेट ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक कॉन्फिडेंशियल यानी जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करते सबके सामने, जो सीक्रेट होती है, तो उसको हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के प्रिपेयर्ड की जाती है सीनियर्स के थ्रू, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी ट्रेड्स के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। द रिपोर्ट इज़ सपोज नॉट टू बी रिवील्ड टू एनीवन, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए किसी के सामने रिवील्ड नहीं की जाती। इट इज़ सेंड इन अ सील्ड कवर टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल who appraise the employee on the basis of this report and take decision accordingly। ये रिपोर्ट कहाँ भेज दी जाती है, ऑफिस में भेज दी जाती है, और उसी के बेसिस पर, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिलता है। कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस और ट्रेड्स को जज किया जाता है, और उसको सील कवर्ड करके ऑफिस में भेज दिया जाता है, और उसी के बेसिस पर आपको ट्रांसफ़र या प्रमोशन मिलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये मेथड्स। हमने इसमें कौन कौन से मेथड स्टडी किए, रेटिंग स्केल मेथड स्टडी किया, जिसपे हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस स्किल्स पर एक रेटिंग बनाते हैं 1 to 10 के बीच में। अगर 1 to 5 के बीच में आती है इट गिव अ नेगेटिव फीडबैक, और 5 to 10 के बीच में आते हैं इट इज़ गिव द पॉजिटिव फीडबैक। चेकलिस्ट मेथड होता है। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हम यस और नो में आंसर्स देते हैं। थर्ड होता है हमारा फोर्स्ड कंपैरिजन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे लो परफॉर्मर हैं, कितने एवरेज परफॉर्मर हैं और कितने हाई परफॉर्मर हैं। फिर हम एक ऐसे मेथड भी यूज़ करते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है, जिसमें हम इन्हीं सारी स्किल्स को कैसे जज करते हैं, एक्सीलेंट है, एवरेज है, पुअर है या वेरी पुअर है। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एक क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में एम्प्लॉय कैसा बिहेवियर कर रहा है। फिर एक मेथड हमने पढ़ा था पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में हमने क्या पढ़ा कि हम एम्प्लॉय को पेयर में कंपेयर करते हैं, जिसमें हम n डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन करके उनके ट्रेड को जज करते हैं। लास्ट में हमने कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड की स्टडी की थी। कॉन्फिडेंशियल अप्रेजल मेथड में हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के डिसीजंस लिए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।